ऑल ऑन माय चैनल। आज हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। स्टार्ट करते हैं बेसिक वाले से। 2021 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे को, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमने 156 को एज अ प्राइम का प्रोडक्ट शो करना है, तो कैसे करेंगे हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 39 है, तो 39 को हम 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 के टेबल पे हमारा क्या आता है 1। तो हम क्या लिखेंगे, 156 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन, सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 2 और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू -8। तो लेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, जीरोस क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है -8। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, px इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब भी हमें रूट्स दिए हुए हैं, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो हम यही वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2x प्लस अल्फा माइनस बीटा क्या है -8, ठीक है। x² माइनस 2x प्लस माइनस दैट इज -8। ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, गिवन दैट HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4 एंड फाइंड द LCM। हमें LCM निकालना है। तो HCF दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। HCF क्या दिया हुआ है, 96 और 404 का गिवन है हमारे पास 4 और हमें LCM निकालना है। LCM निकालना है तो हमें पता है HCF इन LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। HCF कितना दिया हुआ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई LCM तो हमें निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 96 इंटू 404। यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 1 ज़ा 101, दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9696 का आंसर है, ठीक है। हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the other in which the prime factors occurs, ठीक है। ये क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, on comparing the ratios of coefficient find whether the pair of equations x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equals to 0 is consistent or
इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये निकालना है। तो कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब हमारी रेशियोज मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 मतलब इक्वल होती हैं तो हमारी क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। और अगर रेशियोज इक्वल नहीं है मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तब तो क्या है हमारी? कंसिस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे हम। दो इक्वेशंस क्या है हमारी? सो द गिवन इक्वेशंस आर क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। इक्वेशंस आर x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y is minus 20 is equals to 0, ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस है। तो इसमें a1 की वैल्यू क्या है? a1 is equals to 1, क्योंकि साथ ही b1 is equals to -2, b1 तो हमारे पास कांस्टेंट कोई भी गिवन नहीं है तो वो हमारा 0। ऐसे ही a2 इज इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन में देखें तो a2 क्या है हमारा? 3, साथ में b2 क्या है हमारे पास? 4, क्योंकि y के आगे 4 है, और c2 क्या है हमारा? -20। सो a1/A2 क्या है हमारा? 1/3। ऐसी b1/B2 क्या है हमारा? -2/4, और c1/C2 क्या है हमारे पास? 0/-20। अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा? -1/2। 1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इक्वल तो नहीं है ये, तो ये लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग lines and the pair of equations are consistent, ठीक है। अगर पेयर हमारा पैरेलल होता तो क्या होती? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? इफ a and b are co-prime numbers, find the HCF of a and b। हमें HCF निकालना है a और b का। हमें a और b दे रखे हैं क्या? को-प्राइम। को-प्राइम क्या होते हैं? a और b को-प्राइम है। को-प्राइम क्या होते हैं? सबसे पहले तो प्राइम चेक करते हैं। प्राइम क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल पे आते हैं और 1 के टेबल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 किसके टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे आता है और अपने 2 के टेबल पे भी आता है। ऐसे ही 5 किसके टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे आता है और 5 के टेबल पे आता है। इसके अलावा तो कोई टेबल पे नहीं आते। तो ये तो हो गए प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर हम बात करें को-प्राइम की, को-प्राइम नंबर्स बोला इन्होंने। नंबर्स मतलब हम को-प्राइम में दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। दो नंबर्स मतलब अगर मुझे एग्जांपल लेना है कि 2 और 5 चेक करना है कि 2 और 5 क्या को-प्राइम है, तो चेक करने के लिए क्या है? इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। अगर इन दोनों नंबर्स में हम कॉमन देखें तो कॉमन क्या है? सिर्फ 1 ही तो कॉमन है। तो अगर किसी पेयर ऑफ नंबर्स में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ओनली एंड ओनली 1, तो वो नंबर्स क्या होंगे? को-प्राइम, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि a और b ये को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो इनका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि इनके बीच में कॉमन ही जब 1 है तो इनका HCF भी क्या होगा? 1, ठीक है। नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। तो इसमें हमारा सेंटर क्या है? ये O, और इसके रेडियस बना लेते हैं साथ में। ये क्या बन गया? हमारा एक सेक्टर OAB। ये हमारा एक सेक्टर है और हमें इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, और बीच में एंगल क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। डायरेक्ट फार्मूला क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमें 22/7 ही लेना है, तो 22/7 इंटू आर, आर क्या है हमारे पास 6 इंटू 6, तो इसे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं 22 इंटू 6 अपॉन 7, इसको सॉल्व करने पे आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा एरिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ही। क्वेश्चन नंबर 6 का हम दूसरा वाला पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विद 28 centimeter long rope, find the perimeter of the field where the horse can graze। हॉर्स है, सपोज यहाँ पर एक हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है, कितनी लंबी रोप से, 28 मीटर से, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 28 मीटर लंबी रोप, तो ये हो गई हमारी 28 मीटर लंबी रोप। तो हमें बताना है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, कितना एरिया, कितना पार्ट ग्रेज कर सकता है वो, अगर वो यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ पर तो ये पूरा कर सकता है ना ग्रेज, अपना एक पूरा सर्कल कवर करेगा, तो इसका क्या निकालना हमने, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, पेरीमीटर 2πr, वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दी है 28 पुट कर दो, तो 7 1 जा 7 4 जा 28, तो ये आ गया 88 इंटू 2 दैट इज 8 2 जा 16 और 17 176 मीटर्स, ये हमारा क्या है आंसर। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं हम कि इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC, angle ADE is equals to 70 degree and angle BAC is equals to 50 degree, then the angle BCA हमें ये निकालना है, ABC, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पर DE है, ठीक है, एंगल A गिवन है हमारे पास, क्या है एंगल A 50 डिग्री, एंगल D गिवन है हमारे पास क्या 70 डिग्री, हमें एंगल C निकालना है, ये निकालना है, ये नहीं पता, और DE पैरेलल है BC के, बहुत इजी क्वेश्चन है, DE पैरेलल दिया हुआ उन्होंने किसके, BC के, अगर लाइंस दोनों पैरेलल हैं तो एंगल ADE, एंगल ADE ये वाला एंगल क्या एंगल ABC के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC क्या है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, अगर ये गिवन ही है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो हमारे ये एंगल B क्या आ गया 70 डिग्री, अगर ये 70 हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल C क्या आ गया 180 माइनस 120, ठीक है, तो ये आ गया 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट क्या है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AE मतलब ये वैल्यूज दी हुई है, हमें चेक करना है कि DE पैरेलल है कि नहीं BC के, ठीक है, B एंड C गिवन है हमारे पास, D एंड E, ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, AD की वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, BD की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, AE की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, और AC की टोटल वैल्यू दी हुई है 7, अगर ये टोटल 7 है तो ये क्या होगी 3.5 ही होगी, क्योंकि इतना पार्ट अगर 3.5 है तो बाकी पार्ट भी तो 3.5 ही होगा, ठीक है, और तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, प्रूव नहीं करना, मतलब चेक करना है कि क्या पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे चेक करते हैं, एक थ्योरम होती है BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर DE पैरेलल होता है BC के
तो हमारी रेशियोज मतलब AD अपॉन DB इक्वल होती है AE अपॉन EC के, ये वाली रेशियोज इक्वल होती हैं। लेकिन अगर हम कन्वर्स थ्योरम देखें इसी की, कन्वर्स BPT क्या कहती है, अगर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, मतलब इनकी रेशियोज अगर इक्वल हैं तो DE जो है वो पैरेलल होती है BC के। इसमें क्या लगेगा, कन्वर्स BPT लगेगी, कन्वर्स BPT लगेगी। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं रेशियो। AD अपॉन DB क्या है इसकी रेशियो, 2/3 और AE अपॉन E रेशियो क्या है, 3.5/3.5 दैट इज 1/1। क्या AD अपॉन DB इक्वल है हमारी AE अपॉन EC के, नहीं है, नॉट इक्वल, तो हमारी ये पैरेलल नहीं है। तो नो, DE नॉट पैरेलल टू BC। नंबर 8 क्या है हमारे पास कि द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 24 per meter इज दिस एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। टोटल कोस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या गिवन है हमारे पास, 5280। ठीक है, रेट ऑफ फेंसिंग भी गिवन है, क्या है हमारी रेट ऑफ फेंसिंग, 24 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ। पहले तो हम लेंथ ही निकालेंगे, हमें निकालना तो रेडियस है ना, रेडियस के लिए लेंथ मतलब पेरीमीटर तो निकालना ही पड़ेगा ना उसके लिए। तो लेंथ क्या आएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, इससे क्या निकलती है हमारी लेंथ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या थी हमारे पास, 5280 डिवाइड बाय 24। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 220 मीटर्स। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 220। लेकिन सर्कल का पेरीमीटर होता क्या है, क्योंकि हमारी ये सर्कुलर फील्ड है, दिया हुआ उन्होंने सर्कुलर फील्ड है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr इज इक्वल्स टू 220। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय r नहीं पता ना हमें, इज इक्वल्स टू 220। 22 1 जा 22 10 जा। ठीक है, तो r क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ डिवाइड में था तो इधर राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में था तो राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 5 10। तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 5 35 मीटर। ये नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एंगल 30 डिग्री। सबसे ये इस पॉइंट से हमारा ब्रेक हो गया है, जहाँ ये मैंने रेड लाइन लगाई है, ये ब्रेक होकर यहाँ पर गिर गया नीचे। ठीक है, तो वो ग्राउंड पे गिर गया और एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री बनाया। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, मतलब ट्री का फुट ये वाला और जहाँ पर उसने ग्राउंड को टच किया है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है हमारे पास, 8 मीटर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, जहां से वो ब्रोक हुआ था उतनी हाइट क्या है ट्री की, ये। ठीक है, ट्रायंगल, इसको नेमिंग दे देते हैं ABCD। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD क्या है हमारे पास, AC अपॉन CD किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। तो AC की वैल्यू क्या है h, CD की वैल्यू क्या है 8, थीटा की वैल्यू क्या है tan 30। tan 30 क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 किसके इक्वल हो गया, h अपॉन 8 के। तो h की वैल्यू क्या आ गई 8/√3। इसको रैशनलाइज करेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर में √3 नहीं छोड़ना, मतलब रूट वाली वैल्यू कोई भी नहीं छोड़नी, तो उसे रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8√3/3।
आंसर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी इजी। क्या दिया हुआ उन्होंने कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2πr इज इक्वल्स टू एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू आर। तो हमारी रेडियस की वैल्यू क्या है 2 यूनिट्स, क्योंकि इसमें यूनिट्स नहीं गिवन है इसलिए हम इसे लेंगे 2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड राइट द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड की रिलेशन निकालनी है। इसको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, बहुत इजी मेथड है। मोड को याद रखना कि मोड नंबर 1 होता है, मीन होता है 2 और मीडियन होता है 3। ठीक है, इससे याद रखना है। तो 3 - 2 क्या होता है 1। 1 क्या है, 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 की वैल्यू क्या है मोड, तो पहले लिख दो मोड इज इक्वल्स टू 3 क्या है 3 की वैल्यू क्या है मीडियन, तो 3 मीडियन माइनस 2 की वैल्यू क्या है मीन। तो ये क्या हमारा क्या है एम्पिरिकल रिलेशन, किसमें मीन मीडियन मोड में क्या है 3 मीडियन - 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। वेरी इजी मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC internally in ratios 3:5 we draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the minimum points to be located at equal distance on ray BX? मिनिमम पॉइंट्स क्या है, जैसे कि हमें रेशियो गिवन है कि 3:5, तो इनका सम कर दो क्या है 8। तो आंसर क्या है हमारा 8 पॉइंट्स। इसको लिखते कैसे हैं, अगर 1 मार्क्स का आएगा ऐसे तो लिखोगे नहीं, तो इसको पूरा लिखना द मिनिमम points to be located at equal distances on ray BX is 8। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P does the pair of equations has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी एक कंडीशन होती है क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हमारी कंडीशन है। अगर आपको ये याद रहे तो 1 नंबर आपने गेन कर लिया। तो चेक करते हैं इसमें A1 क्या है हमारे पास 4, B1 क्या है हमारे पास P और C1 क्या है हमारे पास 8। ऐसे ही A2 क्या है हमारे पास 2, B1 क्या है हमारे पास 2 और C1 क्या है हमारे पास 2। ठीक है, तो हम चेक करते, हमें इसमें गिवन है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये कंडीशन है हमारे पास। हमें P की वैल्यू निकालनी है, मतलब 4/A1/A2 4/2 इज इक्वल्स टू B1/P2 मतलब P/2। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4। तो P की वैल्यू क्या आ गई 2 × 2 दैट इज 4। तो 4 हमारा आंसर है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ P इज 4 वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हम 13 क्वेश्चन का और पार्ट करेंगे। और पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ दिस 2 इक्वेशंस दी हुई है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशंस ये हैं स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन होती है। तो इन क्वेश्चंस को जब भी हमें 2 क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या निकाल लो A1/A2 और B1/B2। पहले इनकी रेशियोज निकाल लो और C1/C2 इनकी रेशियोज निकाल लो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले इसमें A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 2, B1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 3 और C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है -5। ऐसी A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 4, B2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 और C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -7। तो A1/A2 क्या है हमारे पास 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, ऐसे B1/B2 क्या है हमारे पास 3/6 दैट इज 1/2। ऐसे C1/C2 क्या है -5/-7 दैट इज 5/7।
तो क्या हमें पता लग रहा है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। ये तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये दोनों ही C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन से टाइप ऑफ लाइंस हैं? ये हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है इसमें। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस है वो कौन सी लाइन शो कर रही हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम बैग, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल रेड होएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3। ऐसे ही नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास? 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू 5 + 3 दैट इज 8। तो क्या आएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने किसकी? रेड बॉल्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 8। तो 3/8 क्या है हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 14 का और पार्ट क्या है? अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सबसे पहले देखते हैं हम 14 का और पार्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमारे डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? आउटकम्स। सबसे पहले हम डाइस में नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। 2 3 एंड 5 ये हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3, क्योंकि हमारे पे प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? 3 निकाले थे हमने 3, तो 3 अपॉन पॉसिबल कितने हैं हमारे पास? टोटल 6, तो 3/6 1/2 क्या हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ टार स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. तो हम क्या है 15। तो टावर बना लेते हैं, स्ट्रेट टावर। ये हमारा टावर है। ठीक है, और एक पॉइंट लिया हमने ग्राउंड पे जो 15 मीटर अवे है, किससे? फुट ऑफ द टावर से। तो मतलब ये कितना दिया हुआ हमारे पास? 15 मीटर। हमें क्या निकालना है? और ये एंगल कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री बना रहे हैं। तो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये हम पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। ये हमारी टावर था जिसकी हमें हाइट नहीं पता, ये h ले लेते हैं। तो ABC ये बन गया। हमें हाइट निकालनी है टावर की। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हमें हाइट निकालनी है, तो क्या निकालेंगे हम? tan 60 इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में क्या होगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB/BC। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। AB की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास? h। BC की वैल्यू कितनी है? 15। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 15√3 सेंटीमीटर। ये क्या हमारे पास हाइट आ गई किसकी? टावर। तो हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 1 होती है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। किसी भी चीज़ के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों के सम जो 1 के इक्वल आता है, तो इसका आंसर 1 है। तो अब हम सेक्शन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सेकंड क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी तो बहुत लंबी होती है, पढ़ी ही नहीं जाती, तो सीधा हम किस पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे बिना पढ़े। आप अगर केस स्टडी नहीं भी पढ़ते ना, आपके क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट्स होते हैं जो केस स्टडी पढ़ने से ही होंगे, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। डोम्स कौन सी शेप में होते हैं, हेमिस्फीयर की शेप में होते हैं। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच मटेरियल, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो अगर हमने डोम मतलब, तो देखो ये डोम की शेप में है, ये हेमिस्फीयर की शेप में है। अगर हमने इसके ऊपर क्लॉथ कवर करना है तो इसको, इसके ऊपर क्लॉथ तो हम ऊपर से ही कवर करेंगे, नीचे तो नहीं करेंगे। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 डोम्स, मतलब 2 डोम्स की बात हो रही है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हाउ मच मटेरियल आ जाएगा हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस हमें गिवन है कितना 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5, पॉइंट को हटाओ नीचे 10, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ऐसी 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 22 इंटू 5 इंटू 5/7। इसको हम सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 78.57 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ हम सेकंड पार्ट भी देख ही लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल क्वेश्चन नहीं था। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया of 2 pillars if the height is this and radius is this। रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने पिलर्स हैं, 2 पिलर्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अगर कुछ नहीं गिवन तो अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, 3.14 लो चाहे 22/7 लो, ठीक है। आगे लो, आगे क्या है आर, रेडियस कितना दिया हुआ है 1.4, ये देखो 1.4 दिया हुआ ना, तो यहाँ पे 1.4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारे पास 7 मीटर्स, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 7 × 7, 7 2 14। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7/10, ये हमारे पास है, ठीक है। तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 123.2 मीटर स्क्वायर। बस यूनिट्स का भी थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में ये भी कंफ्यूज कर देते हैं कि यूनिट मीटर में होती है, आंसर 1 मीटर स्क्वायर में होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देख के करना है क्वेश्चन। तो ये हमारी मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज रिक्वायर्ड इफ रेडियस इज गिवन। हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 3.5 मीटर। किसका रेडियस गिवन है, हेमिस्फीयर का। तो हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5,
गिवन है ना, ये देखो हमारे पास 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 3 बार आएगा क्योंकि आर क्यूब होता है 5। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 7 5 या 35 होता है तो 0.5। तो अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89.83 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है, क्यूब लगाना नहीं भूलना, वरना जो एक नंबर मिला है ना वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट्स नहीं भूलनी हमेशा, याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है कि रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। डिवाइड करना है किससे हमने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। इसकी रेशियो निकालनी है तो निकाल लेते हैं, बड़ी इजी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें सम निकालना है कितने, 2 हेमिस्फीयर की। अगर 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग अलग निकालूंगी फिर उसको ऐड करूंगी, उसका भी तो यही मतलब है कि अगर मैं एक ही वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, आर कितना है हमारे पास 2, तो 2 का क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्योंकि अगर हम 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ऊपर क्या है 1 क्यूब, दैट इज 1। 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1:8। ये थोड़ा ना ध्यान रखना, बच्चे ना जल्दबाजी में 8:1 को टिक कराएंगे और उन्हें पता भी नहीं लगेगा, तो इसको ध्यान से करना है क्वेश्चन को। तो ये क्या है 1:3 हमारा क्या है आंसर। तो देखा आपने, मैंने ना तो कोई स्टेटमेंट पढ़ी पूरी केस स्टडी की, और मैंने सारे के सारे पांचों क्वेश्चंस कर लिए। तो ज़रूरी नहीं होता पहले केस स्टडी को पढ़ने में आप 10 मिनट लगाओगे, फिर उसे समझोगे, फिर उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। इससे अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओ। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको आता है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करो, उसके बाद जो बच जाते हैं तो आप केस स्टडी से रिलेटेड हैं तो केस स्टडी पढ़ लो, नहीं रिलेटेड तो देखो बिना केस स्टडी पढ़े भी हमने सारे आंसर्स निकाल लिए ना, ये सारे सॉल्व हो गए। तो चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कह रही है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो अब श्योर है। तो क्या है हमारे पास केस स्टडी कि क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ दिस, कुछ नहीं बता रहे, देखना ही नहीं हमने, केस स्टडी तो पढ़नी ही नहीं हमने, डायरेक्ट आना हमने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर मैं ए को ओरिजिन ले रही हूँ, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ये हमारा जो स्ट्रेट है ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस, और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स ये रहा हमारा पी पॉइंट। तो पी पॉइंट से हम देखेंगे स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखा 4, तो इसका क्या मतलब है हमारी x की वैल्यू क्या है 4, p x की वैल्यू है हमारे पास 4। और ऐसी y की वैल्यू देखते हैं, y की तरफ हम अब y के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये लेंथ तो निकालेंगे नहीं, तो ये y का कोऑर्डिनेट है हमारा। तो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा हमारे पास, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कितने ये प्लांट से कितने हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ना 1 मीटर का दिया हुआ है। तो ये तो ओरिजिन हो गया, तो ये तो 0 है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4,6 ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट्स किसके पी के। बड़ा इजी था, 4,6 ये लो 4,6 ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं अब हमें, तो आर के चेक कर लेते हैं।
आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, आर का देखें तो अगर हम स्ट्रेट 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 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है 6, तो मतलब आर की एक्स में वैल्यू तो है 6, और वाई एक्सिस में देखेंगे, वाई एक्सिस में आर के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो आर के लिए वाई एक्सिस में क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, ठीक है। तो ये तो क्या था ओरिजिन, पहले वाला तो ओरिजिन होता है क्योंकि वो 0 पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6,5 क्या है हमारा आर के कोऑर्डिनेट्स, तो 6,5 हमारा आंसर है, ये हमारे आर का वैल्यू होगी। कितना इजी था। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं अब हमें। डी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, ये रहा हमारा डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आगे 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 और ये फिर 16, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 16, एक्स की वैल्यू क्या है 16, वाई की वैल्यू वाई एक्सिस पे तो ये 0 पे ही है क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, तो 16,0, तो हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 16,0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन, अगर हम डी को ओरिजिन लेंगे तो यहाँ से 0, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, पढ़ा है ना ग्राफ, अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये यहाँ पर पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव, और लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव, तो हम लेफ्ट में जा रहे हैं ना तो हमारी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो पी के साथ देखते हैं, पी के लिए चेक करते हैं, ये रहा पी, इसके कोऑर्डिनेट चेक करने हैं हमने, इसके करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया -12, पी की वैल्यू बता रही हूँ, और इसके अकॉर्डिंग इधर सामने देखेंगे, सामने देखते हैं 1 2 3 4 5 6, जा तो हम ऊपर ही रहे, मतलब इधर से देखेंगे क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, ये ऊपर जा रहे थे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -12/6, तो ये क्या हो गया -12/6। क्या हमने इस बार भी केस स्टडी पढ़ी, नहीं पढ़ी, तो कोई जरूरत नहीं है केस स्टडी पढ़ने की, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ और सॉल्व करो। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन की, राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर, इसने एक, चलो मैं एक बार समझा ही देती हूँ, इसमें एक काइट सी बनाई है, इसमें ये स्टिक्स बनाई है उसने, ये वाली, ये कितने एंगल पे बनाई है, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, सिंपल। अगला क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट, हमें इसमें सिमिलैरिटी बतानी है। पहली बात तो RHS हमारी सिमिलैरिटी के लिए नहीं होती है, ये होती है कॉन्ग्रेंट के लिए, ठीक है, AS भी नहीं होती है और SS भी नहीं होती है, बचा क्या SAS, तो SAS होगा हमारा आंसर। अगला क्या है, sides of two similar triangles are this 9, corresponding medians of these triangles are in ratio, हमें medians का रेशियो बताना है, हमेशा याद रखना कि रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मीडियन, ये एक थ्योरम है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4:9। अगला करते हैं, अगला क्या है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, अगर एक ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड मतलब AB का स्क्वायर, सपोज ABC ले लिया, एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर्स, ठीक है, एंड द ऑपोजिट एंगल ऑफ द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, मतलब पहले साइड के जो ऑपोजिट है वो राइट एंगल, देन
देन राइट होगा, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कौन सी थ्योरम है, ये कौन सी थ्योरम है। लग तो पाइथागोरस थ्योरम ही रही है, लेकिन ये कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम होती है अगर एंगल 90 होगा, इफ एंगल इज 90 डिग्री देन ए बी स्क्वायर, मतलब कि ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब एक साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड के, ठीक है। लेकिन ये तो कन्वर्स है, इन्होंने कहा है कि ये साइड अगर इक्वल है तो एंगल 90 है, तो 90 है तो ये कौन सी थ्योरम है हमारे पास, कन्वर्स। आगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट फॉर्म्ड बाय द टू परपेंडिकुलर स्टिक। दो परपेंडिकुलर स्टिक्स दे रखी है हमने 6 और 8। काइट कौन सी शेप में होती है, रोम्बस में। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 दैट इज 6 इंटू 8, 6 8 48 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि चलो पढ़ ही लेते हैं। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिकल वायर गॉट बेंड इफ फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर देने हमने। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंड। ये कौन सी शेप है ये जो बनी हुई है, ये शेप है हमारी पैराबोला की। एलिप्स आपके सिलेबस में नहीं है, लीनियर तो आपको ये लग बिल्कुल भी नहीं रही है, और स्पायरल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो बचा क्या, पैराबोला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द पॉलिनोमियल। कितने जीरोज हैं। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं कि जितने पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है, 2 पॉइंट टच कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 2, ठीक है। तो हमारे जीरोस क्या होंगे 2। और कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये हमें, एक मिनट, ये देखो, ये है -1 और ये है हमारे पास 3, तो -1 एंड 3 आर द 2 जीरोस, तो ये -1 और ये 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन, जीरोस पता है, मतलब अल्फा की वैल्यू पता है हमें -1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ऊपर ही निकाल लेते जीरोस, तो वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन आपको पता है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब -1 इंटू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो -2x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -3, ये हमारी इक्वेशन है, मतलब ये माइनस में सारी इक्वेशन, ये आंसर है, ठीक है। 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल्स टू -1, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, -1 पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, 1 का -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 दैट इज -2, और -2 इंटू -1, मैं आपको ब्रैकेट में सिखा देती हूँ फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, -3 ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज +2 -3, तो ये हो गया 3 - 3 दैट इज 0, ठीक है। इसी के साथ हमारी सारी केस स्टडी खत्म होती है, और अब हम पार्ट बी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।